हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूथ की ये जो नई बुक आई है 101 राउंड वाली एक्सप्रेस लाइन 1, जिसमें दोस्तों हम आज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सामान्य विज्ञान के, जिसमें हम आपको दोस्तों 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको हम एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर करवा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये स्पेशल एनटीपीसी ग्रुप डी और DFCCIL की एग्ज़ाम के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों साइंस का वेटेज यहाँ पे बहुत रहता है और साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको नए देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक जो है ये क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। और आवेश की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा के अनुपात को उस चालक का हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। मतलब R बराबर क्या होता है? V/I होता है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रभावित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? दोस्तों, संवेग जो है क्या रहता है? संरक्षित रहता है। जब सेल के विस्फोट हो जाते हैं तो ये कई टुकड़ों में और अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति में जो है संवेग जो है स्थिर रहता है या संरक्षित रहता है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? दोस्तों, प्रकाश की गति अधिकतम जो होती है ये होती है निर्वात में। इसमें होती है निर्वात में होती है। देख लेते हैं माध्यम और प्रकाश की चाल। दोस्तों, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸। पानी की बात करें तो पानी में होती है 2.25 × 10⁸। कांच की बात करें तो कांच में होती है 2 × 10⁸। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम, पानी में 25% कम तथा कांच में 35% कम होती है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका डैश बदल जाती है। तो दोस्तों, जब भी प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है। क्या बदल जाती है? चाल बदल जाती है। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। इसकी चाल निर्वात में अन्य माध्यमों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। किसमें अधिक होती है? निर्वात में। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल निम्न है। जैसे निर्वात की बात करें, अभी हमने आपको बताया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन के तेल की बात करें दोस्तों तो ये होती है कितनी? 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की चाल तारपीन के तेल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा? तो दोस्तों, विचलन जो होता है सबसे अधिकतम वो होता है बैगनी रंग के प्रकाश का। कौन से रंग का? बैगनी रंग का। सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है। देखते हैं एक्स्ट्रा फिट के बारे में दोस्तों। प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग की प्रकाश विकिरण का विचलन अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए क्या होता है? न्यूनतम होता है। जब एक प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने संघटक रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों, समांतर क्रम में हम जानते हैं 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 ऐसे ही 1/R3 होता है। अब दोस्तों, 9 ओम के 3 प्रतिरोध है। 9 ओम के कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध है। तो इनको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/9 + 1/9 + 1/9। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3/9 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 बार में। जब इसको पलटेंगे दोस्तों आर का मान कितना निकल के आ जाएगा? 3 ओम निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 ओम। तो 3 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक परिणामित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? अब एक चीज़ और समझा दें दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, समांतर क्रम में क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है तो उसका जब हम तुल्य प्रतिरोध जब निकालते हैं तो इस मान से तो कम ही आएगा, 9 ओम से तो कम ही आएगा। तो दोस्तों 27 ओम तो हो नहीं सकता, 18 ओम तो हो नहीं सकता और 9 ओम तो बिल्कुल नहीं होगा। डायरेक्टली हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख ले तो 3 ओम हमारा हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध का मान होता है वो सबसे कम वाले प्रतिरोध के मान से भी कम होता है।
इसीलिए 27 हो नहीं सकता, 18 हो नहीं सकता, 9 ओम हो नहीं सकता, तो 3 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परिणामित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? दोस्तों एक परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर का कोर पटलित हम किस लिए करते हैं? तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के कोर को क्या करते हैं? पटलित करते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है तथा कोर को पटलित मतलब लेमिनेशन किया जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में होने वाली भंवर धारा हानि को कम किया जा सके। कोर की विशेषता निम्न होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए, कम हिस्टेरेसिस हानि होनी चाहिए, कम भंवर धारा हानि होनी चाहिए और उच्च विद्युत प्रतिरोधकता होनी चाहिए। किसकी? कोर की। एएफ, आईएफ और पीएफ ट्रांसफार्मर की कोर में फेराइट कोर का उपयोग हम करते हैं। कौन सी कोर का? फेराइट कोर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, बेल और डेसिबल यूनिट आदि के आविष्कार का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। बल्ब के लिए एडिशन एवं रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? जेम्स वाट थे। बल्ब के आविष्कारक कौन थे? एडिशन। और रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? जेम्स वाट थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो दोस्तों शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा जो है वो हो जाएगी एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी जो है पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। अब सभी काम एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों एंड्रोलॉजी जो है ये पुरुषों में बाझपन व यौन रोगों का अध्ययन इसमें किया जाता है। बायो इकोलॉजी की बात करें तो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन बायो इकोलॉजी में हम करते हैं। एस्टाकोलॉजी की बात करें तो क्रेफिस का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। डेस्मोलॉजी की बात करें तो शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन मतलब लिगामेंट का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। किसके द्वारा? डेस्मोलॉजी के द्वारा। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इनके बीच क्या अंतर होता है? तो दोस्तों मानव नर में मौजूद लिंग जो होता है वो क्या होता है? गुणसूत्र XY होता है। इनके बीच प्रमुख अंतर जो होता है वो होता है X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY होता है, X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र क्या होता है? छोटा होता है। X और Y गुणसूत्र किसी व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं। महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है और पुरुषों में क्या होता है? XY गुणसूत्र होता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। दोस्तों भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को जो है हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निग द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो अमाशय में खुलती है। इसकी दीवार पेशीय या संकुचनशील होती है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तुरंग की तरह संकुचन मतलब तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शीतलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। दोस्तों गुर्दे की नलिका की परत में जो मौजूद होती है वो क्या है? क्यूबोडाइल एपिथेलियम। क्या है? क्यूबोडाइल एपिथेलियम जो है गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। क्यूबोडाइल एपिथेलियम गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। इन क्यूबोडाइल कोशिकाओं में बड़े गोलाकार और केंद्रीय नाभिक होते हैं। क्या होते हैं? इनमें बड़े गोलाकार और केंद्रीय नाभिक होते हैं। किसमें? क्यूबोडाइल कोशिकाओं में। क्यूबोडाइल कोशिकाएं गुर्दा नलिकाएं, ग्रंथियों की नलिकाओं, अंडाशय और थायराइड ग्रंथि में भी पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो दोस्तों अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक जो ले जाता है वो ले जाती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है ये अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की बात करें दोस्तों तो फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो गर्भधारण का प्रथम चरण होता है। फैलोपियन ट्यूब का एक सिरा बच्चेदानी में खुलता है तथा दूसरा सिरा अंडाशय के ऊपर खुलता है। यह अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? दोस्तों जीवाणुओं के कारण जो बीमारी होती है वो होती है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है ये जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है। अब सभी काम एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी और विषाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी। जीवाणु के द्वारा दोस्तों एंथ्रेक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस और टाइफाइड, ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, बात करते हैं उसी प्रकार विषाणु के द्वारा, तो बड़ी माता, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा और पोलियो जो हो गया ये विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोष की हरित शैवाल है? तो दोस्तों एक कोष की हरित शैवाल जो है ये है क्लेमाइडोमोनास। क्या है?
क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोष की हरित शैवाल है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी वर्ग के क्लोरोफाइट समुदाय का एक कोष की हरित शैवाल है। क्लोरोफाइसी वर्ग का ही शैवाल वाल्वाक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहता है। कॉलोनी के सदस्यों की संख्या असंख्य होती है। स्पाइरोगारा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जो स्पाइरोगारा क्या है, ये क्या है, एक शैवाल है, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। कौन, स्पाइरोगारा। गायरा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं। तो दोस्तों पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के कोटिलेडॉन के रूप में संग्रहित करते हैं। किसके रूप में, कोटिलेडॉन के में संग्रहित करते हैं। किसके लिए, भविष्य के खाद को, बीज के लिए। ठीक है, बीजांड से जो है दोस्तों बीज का निर्माण होता है। पौधे खाद को बीज के बीजपत्रों में संग्रहित करते हैं। उल्लेखनीय है कि निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणी अक्ष तथा एक अथवा दो चना या मटर के जैसे बीजपत्र होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फूल में पुष्प योनि क्या है। दोस्तों फूल में जो पुष्प योनि होती है ये मादा जनन तंत्र होती है। क्या होती है, मादा जनन तंत्र होती है। पुष्प में स्त्री केसर मादा जनन का भाग होता है। जो पुष्प होता है इसमें स्त्री केसर क्या होता है, मादा जनन का भाग होता है। जायांग जो है ये पुष्प योनि पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। कौन, जायांग। जायांग एक स्त्री केसर या बहु स्त्री केसर हो सकते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं दोस्तों। एक होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा क्या होता है, अंडाशय होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। दोस्तों पसीने वाली ग्रंथियां जो है ये मानव शरीर के त्वचा में मौजूद होती है। किसमें, त्वचा में। पसीने वाली ग्रंथियां दोस्तों मानव शरीर की त्वचा में मौजूद होती है। त्वचा में पाई जाने वाली स्वेद ग्रंथियों से पसीने का स्राव होता है। इन्हें पोक्राइन स्वेद ग्रंथि, पसीना ग्रंथि कहते हैं। पसीने में 99% पानी और थोड़ी नमक मात्रा में नमक, प्रोटीन और यूरिया होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। दोस्तों आकर्षण बल अधिकतम जो होता है ये ठोस के अणुओं के बीच होता है। किसके बीच होता है, ठोस के अणुओं के बीच। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है, उच्च यंग मापांक होते हैं और अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है ठोस के अणुओं से कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। दोस्तों 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं हमको ये बताना है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं हम क्या होता है, H2SO4 होता है। दोस्तों इसमें हाइड्रोजन का जो अनुभार होता है वो कितना होता है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 1 होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होती है। ठीक है, एटम ऑफ मास कितना होता है, 1 होता है। दोस्तों हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2 है। तो एटॉमिक मास इंटू द्रव्यमान संख्या इंटू एटॉमिक मास इंटू कितने अणु है, 2 इंटू प्लस सल्फर की बात करें दोस्तों इसका कितना होता है एटॉमिक मास, तो 32 होता है। कितना होता है, तो ये 32 होता है। तो प्लस 32 प्लस 4 अणु है दोस्तों ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो 16 इंटू 4 हम करेंगे। इसको जब करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 32 प्लस 64। इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 2 8 6 3 9, तो 98 U। तो जो है 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के मोल जो होंगे वो कितने होंगे, 98 U। तो हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, अनुभार हमको निकल के आ गया। ये तो हमारा अनुभार निकल के आया दोस्तों। अब दोस्तों हमको निकालना है मोलों की संख्या। तो दोस्तों अनुभार हमने कितना निकाल लिया, 98 ग्राम, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO का भार कितना दिया है हमको, 25 ग्राम को दिया गया है। तो मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या होती है दोस्तों पदार्थ का ग्राम में भार और पदार्थ का अनुभार। पदार्थ का ग्राम में भार कितना है, 25 है, और अनुभार कितना निकाले हमने, 98 निकाले। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा, 0.255 मोल हमारा निकल के आ जाएगा। तो 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 के 0.255 मोल होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है। दोस्तों पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान हमको बताना है। दोस्तों पानी का आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होता है, 2 इंटू हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या। दोस्तों 2 इंटू हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 1 होती है, प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16 होती है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, 18 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 यूनिट। तो इसका 18 यूनिट हमारा निकल के आ गया पानी का आणविक द्रव्यमान। कितना निकल के आ गया, पानी का आणविक द्रव्यमान कितना निकल के आया, 18। अब दोस्तों एक अणु का निकल के आया, हमको बताना है कितने, 5 अणु का। तो 18 इंटू 5 कर देंगे तो 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 यूनिट। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो दोस्तों सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो है किसकी इलेक्ट्रॉन संख्या एक समान होती है, तो आर्सेनिक और बिस्मथ की, किसकी, आर्सेनिक और बिस्मथ की इलेक्ट्रॉन संख्या एक समान होती है सबसे बाहरी ऑर्बिट में। सबसे बाहरी ऑर्बिट में आर्सेनिक और तथा बिस्मथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, क्योंकि ये दोनों एक ही वर्ग के सदस्य हैं जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। N2 के अणुओं में डैश होता है। दोस्तों N2 मतलब नाइट्रोजन के अणुओं में क्या होता है, तो दोस्तों नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तीरा बंध होता है। N2 के अणुओं में नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तीरा बंध होता है नाइट्रोजन के अणुओं में। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों तो नाइट्रोजन आवर्त सारणी के समूह 15 का अधातु तत्व है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और सभी जीवित पदार्थों का एक घटक है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तीरा बंध होता है और नाइट्रोजन की खोज स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है, तो दोस्तों पीएच पेपर को नीला जो करेगा वो क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है पीएच पेपर को नीला कर देगा। ठीक है, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन एक क्षारीय विलयन है जिस कारण यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों, तो शुष्क बर्फ दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो शुष्क बर्फ सामान्यतः ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक दाब पर ठंडा करके बनाया जाता है। जो शुष्क बर्फ को है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक दाब पर ठंडा करके हम बनाते हैं। शुष्क बर्फ पिघलती नहीं है, यह सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाती है जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया हम कहते हैं। जो शुष्क बर्फ होती है दोस्तों ये पिघलती नहीं है, ये क्या होती है, सीधे ठोस से क्या हो जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है। और ठोस से गैस में परिवर्तन होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया हम बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे 25 क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट 1 के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।